कल अगर अचानक आपके फोन का जीपीएस काम करना बंद कर दे तो शायद आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यही चीज भारत की सेना, रेलवे, जहाजों और दूसरे जरूरी सिस्टम्स के साथ हो जाए तो भारत ने इसी खतरे से बचने के लिए अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया था। नाम था नाविक, भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम। लेकिन आज उसके कई सैटेलाइट्स नेविगेशन सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने संसद में बताया कि फिलहाल केवल 3 सैटेलाइट्स ही नेविगेशन सिग्नल्स दे रहे हैं, जबकि सही पोजीशनिंग के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। तो आखिर भारत के अपने जीपीएस के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या हमारे सैटेलाइट्स खराब हो गए? क्या अब भारत को फिर से दूसरे देशों के नेविगेशन सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस नाविक को भारत ने अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता खत्म होने के लिए बनाया, क्या वही नाविक आज खुद संकट में है? क्या भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया है? आज के इस वीडियो में जानेंगे नाविक की पूरी कहानी को। जब भी जीपीएस की बात होती है तो हमें लगता है ये कोई मोबाइल ऐप है, लेकिन जीपीएस कोई ऐप नहीं है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ये सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और लगातार सिग्नल्स भेजते हैं। आपका मोबाइल या फिर कोई अन्य नेविगेशन डिवाइस इन सिग्नल्स को पकड़ता है, फिर वह कैलकुलेट करता है कि आप पृथ्वी पर किस जगह पर हो। यही वजह है कि जब आप गूगल मैप खोलते हैं तो आपकी लोकेशन कुछ ही सेकेंड में आपको दिखाई देने लगती है। आज जीपीएस का इस्तेमाल केवल मोबाइल में लोकेशन देखने के लिए नहीं होता है, बल्कि एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, ट्रक और गाड़ियों में, डिफेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और कई जगहों पर होता है। यानी जीपीएस आज हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक बात याद रखिए, जीपीएस अमेरिका का है। यही कारण है भारत को अपने नेविगेशन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। साल था 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध चल रहा था। कारगिल का इलाका पहाड़ी है, वहां सेना को दुश्मन की सही लोकेशन पता करना बहुत जरूरी था। उस समय भारत को जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। कारगिल युद्ध के दौरान भारत को अमेरिकी जीपीएस के कुछ मिलिट्री लेवल डेटा की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने जानकारी देने से मना कर दिया। यहीं पर भारत को एक सबक मिला। अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के हाथ में है तो मुश्किल समय में परेशानी हो सकती है। भारत समझ गया कि हमें नेविगेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी खुद विकसित करनी होगी, और इसके बाद भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इस काम की जिम्मेदारी मिली इसरो को और भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया। 1 जुलाई 2013 को इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। शुरुआत में इसका नाम IRNSS था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बाद में इसका नाम बदलकर नाविक रखा गया, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसका उद्देश्य जीपीएस की तरह पूरी दुनिया को कवर करना नहीं था। इसे मुख्य रूप से भारत और भारत के आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र के लिए बनाया गया था। इसके लिए भारत ने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना शुरू किया। इन सैटेलाइट्स का काम था लगातार धरती में सिग्नल्स भेजना, और इन सिग्नल्स की मदद से लोगों को सही लोकेशन और नेविगेशन इंफॉर्मेशन मिल सके। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब भारत सिर्फ दूसरे देशों के नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत खुद अपना नेविगेशन सिस्टम बना चुका था। अब बात आती है कि आखिर नाविक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। मान लीजिए कोई मछुआरा समुद्र में गया तो उसे अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि वह किस दिशा में जा रहा है। नाविक इसमें मदद कर सकता है। इसी तरह रेलवे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनों की लोकेशन पता करने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन बहुत उपयोगी है। इसके अलावा गाड़ियों की ट्रैकिंग और मौसम से जुड़े अलर्ट के लिए और स्मार्टफोन्स में भी नाविक का इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 2026 तक हजारों लोकोमोटिव्स और 40,000 से ज्यादा फिशिंग वेसल्स नाविक से जुड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी नाविक सिर्फ एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट नहीं है, यह धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन रहा था। लेकिन यहीं पर एक समस्या शुरू हुई। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज देना आसान काम नहीं है, और सैटेलाइट को सालों तक सही तरीके से चलाना उससे भी मुश्किल काम है। हर सैटेलाइट की एक तय उम्र होती है। समय के साथ सैटेलाइट के अंदर लगे पार्ट्स खराब होने लगते हैं। नाविक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
भारत ने कई सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे थे, लेकिन समय के साथ कुछ सैटेलाइट्स में टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगी। कुछ सैटेलाइट्स ने नेविगेशन सिग्नल्स देना बंद कर दिया और कुछ सैटेलाइट्स की तय उम्र पूरी होने लगी। सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक थी IRNSS-1F सैटेलाइट की। यह सैटेलाइट मार्च 2016 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। 2026 में इसने 10 साल की तय मिशन लाइफ पूरी कर ली। इसके बाद इसके एटॉमिक क्लॉक में समस्या आई। अब आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक क्लॉक क्या होती है। एटॉमिक क्लॉक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। नेविगेशन सिस्टम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत छोटी सी भी टाइमिंग की गलती लोकेशन की कैलकुलेशन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए नेविगेशन सैटेलाइट्स में बहुत ज्यादा एक्यूरेट क्लॉक लगाए जाते हैं। इन्हें ही एटॉमिक क्लॉक कहा जाता है। अगर सैटेलाइट से सिग्नल आने का समय सही तरीके से पता नहीं चलेगा तो लोकेशन भी सही नहीं निकलेगी। इसीलिए सैटेलाइट का क्लॉक नेविगेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IRNSS-1F में भी ऐसे क्लॉक्स लगाए गए थे, लेकिन मार्च 2026 में इसकी मिशन लाइफ पूरी होने के बाद इसके एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया। इससे सैटेलाइट की नेविगेशन में उपयोगिता प्रभावित हुई और यही नाविक के लिए एक बड़ी समस्या है। भारत ने कुल 11 नाविक सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। अब आप सोचेंगे 11 सैटेलाइट्स हैं तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि हर सैटेलाइट एक ही पोजीशन में नहीं है। मार्च 2026 में गवर्नमेंट ने संसद में बताया कि इनमें से 8 सैटेलाइट फंक्शनल थे, लेकिन इनमें से केवल 3 सैटेलाइट्स नेविगेशन सिस्टम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। बाकी सैटेलाइट्स मैसेजिंग जैसी दूसरी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। यानी सैटेलाइट मौजूद होना और नेविगेशन सर्विस देना दो अलग अलग बातें हैं, और नेविगेशन के लिए पर्याप्त सैटेलाइट्स होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नाविक की स्टैंडअलोन पोजीशनिंग सर्विस प्रभावित हुई। अब सवाल आता है, क्या नाविक बंद हो गया है? तो नाविक पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। हाँ, उसकी नेविगेशन कैपेबिलिटी कमजोर हुई है। सरकार ने बताया कि फिलहाल केवल 3 सैटेलाइट्स नेविगेशन सिग्नल्स दे रहे हैं और स्टैंडअलोन पोजीशनिंग के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स जरूरी होते हैं। इसलिए नाविक को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। यानी भारत का अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस समय वह अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर नाविक की क्षमता कम हो गई है तो क्या भारत अब सिर्फ अमेरिकी जीपीएस का इस्तेमाल कर रहा है? तो इसका जवाब है, पूरी तरह से नहीं। आज के बहुत से स्मार्टफोन्स और नेविगेशन डिवाइसेस एक से ज्यादा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ जीपीएस ही नहीं है, बल्कि रूस का ग्लोनास है, यूरोप का गैलीलियो है, चीन का बेइडू और भारत का नाविक है। बहुत सारे नए डिवाइसेस इन सिस्टम्स से एक साथ सिग्नल्स ले सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टी कॉन्स्टेलेशन नेविगेशन। यानी अगर एक सिस्टम का सिग्नल कमजोर हो तो डिवाइस दूसरे सिस्टम के सिग्नल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भारत के पास अपना मजबूत नेविगेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संकट के समय किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। अच्छी खबर ये है, भारत ने नाविक को छोड़ नहीं दिया है, बल्कि नाविक को और मजबूत करने की तैयारी चल रही है। भारत नई जनरेशन के नेविगेशन सैटेलाइट्स तैयार कर रहा है। इन सैटेलाइट्स को कहा जाता है NVS सीरीज। गवर्नमेंट ने NVS-3, NVS-4 और NVS-5 जैसी सैटेलाइट्स की योजना बताई है। इन नए सैटेलाइट्स के जरिए नाविक की नेविगेशन कैपेबिलिटी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट के अनुसार NVS-3 लॉन्च होने के लिए तैयार है और इसके बाद नए नेविगेशन सैटेलाइट्स भेजे जाने की योजना है। भारत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी ज्यादा से ज्यादा अपने देश में विकसित करने की योजना बना रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हमें अपना नेविगेशन सिस्टम मजबूत बनाना है तो सैटेलाइट्स के साथ साथ उसके अंदर की जरूरी टेक्नोलॉजी में भी मजबूत होना होगा। अब सवाल आता है, क्या नाविक मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया है? तो जवाब है नहीं, लेकिन नाविक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर है। किसी देश के लिए सैटेलाइट बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है उसे सालों तक चलाना और उसकी जगह समय पर नया सैटेलाइट भेजना और उसकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को खुद विकसित करना। नाविक की कहानी सिर्फ जीपीएस की कहानी नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस की कहानी है, क्योंकि आने वाले समय में नेविगेशन सिर्फ गूगल मैप में रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं रहेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर ड्रोन्स तक, मिसाइलों से लेकर एयरक्राफ्ट तक, शिप्स से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज तक, हर जगह एक्यूरेट लोकेशन की जरूरत बढ़ने वाली। इसलिए भारत के पास अपना एक मजबूत नेविगेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।